Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. I Dr. Mohammad Majid, Assistant Professor. Today we are going to discuss the most important pulse crop that is known as Bengal gram or chickpea. In English it is known as gram. Okay. Now please let's see. Its botanical name is Cicer aratinum. Okay. Family Fabaceae. And medicinal value very important, methionine and cysteine. These are two sulfur containing amino acids. Okay. Out of 20, these two are sulfur containing amino acids which are commonly present in this pulse crop. ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट के काम आती है क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और सल्फ़र जो होता है वो इंसुलिन में भी होता है. ठीक है, तो इसी रिलेशन से कि जब सल्फ़र हमारी बॉडी में जाता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन और इसका रेगुलेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है. ठीक है, ये जस्ट स्पेशल फीचर्स की हम बात करें तो चिकपी क्रॉप में दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं. एक का नाम होता है सीडो फ्लावरिंग और दूसरे का नाम होता है क्रिप्टोकोटाइलर जर्मिनेशन. ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखें. अब मैं एक फिगर से आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप इन लॉन्ग टाइम तक ये बात भूलें ना कि सल्फ़र का और चिकपी का डायबिटिक पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, तो देखिए मेथायोनिन में आपको सल्फ़र दिख रहा है और सिस्टीन में भी आपको सल्फ़र दिख रहा है और ये जो इंसुलिन है ये इसका नाम है, यहाँ पे ये इंसुलिन का फिगर है और इसमें भी आपको सल्फ़र दिख रहा है. ठीक है, तो इन तीनों में सल्फ़र की प्रेजेंस ये शो करती है कि अगर डायबिटिक पेशेंट चिकपी मतलब ग्राम या फिर बंगाल ग्राम या हिंदी में बोले चना अपनी डेली डाइट में लेता है तो इंसुलिन इंप्रूव हो जाता है. अब व्हाट इज़ इंसुलिन रिलेटेड टू द डायबिटीज़? हमारी बॉडी में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है. ठीक है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का स्टोरेज फूड मटेरियल होता है. जैसे कि प्लांट में स्टार्च होता है, ह्यूमन बॉडी में एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन होता है. ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाला हार्मोन इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कौन होता है? इंसुलिन. ठीक है, तो इंसुलिन ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये डायबिटीज़ की बहुत बेसिक सी रिएक्शन होती है कि अगर ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता रहे फ्रॉम द ग्लाइकोजन से कंटिन्यूसली बेसिस पे तो डायबिटिक पेशेंट मतलब नो डायबिटीज़. ठीक है, अगर वो ब्लड में कंजप्ट ना हो और डायरेक्टली यूरिन में आने लगता है तो डायबिटीज़ है. दैट्स नोन एज डायबिटीज़ मेलुटस. ठीक है, डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, डायबिटीज़ मेलुटस एंड जिसमें हमारे यूरिन में ग्लूकोज आने का प्रॉब्लम होता है. दूसरा जो होता है जिसमें पेशाब बहुत जाता था, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत इंटरमीडिएट टाइम पे होने लगता है तो उसे डायबिटीज़ अनदर टाइप डायबिटीज़ बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो डायबिटीज़ मेलुटस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है चिकपी की फीडिंग और उसका इम्पॉर्टेंस फॉर द लाइफ ऑफ डायबिटिक पेशेंट. ठीक है, आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, एक का नाम होता है मेथायोनिन और दूसरे का नाम होता है सिस्टीन. बोथ आर प्रेजेंट इन द चिकपी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट. अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कौन सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है चिकपी को स्टडी करेंगे तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कहाँ इसकी ओरिजिन हुई और कौन कौन सी कंट्री में ये किन किन रीजन में ये पाया जाता है. ठीक है, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में जैसे हम पढ़ते हैं ना, मालवेसी फैमिली में देखा था आपको कि प्लांट साइज, लीफ का पैटर्न, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, सीड टाइप, फ्रूट टाइप, ये सब डिस्कस करना है. उसके बाद हम एक ब्रीफ आइडिया आप कल्टीवेशन का भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि कल्टीवेशन के लिए क्या क्या इकोनॉमिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि फील्ड को पहले कैसे तैयार करा जाता है फॉर बेहतर जो इसकी हो फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ द चिकपी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके और लास्ट में इसके इकोनॉमिक यूजेस भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इकोनॉमिक यूजेस बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इट इज़ ए लेग्यूमिनस क्रॉप. ओके, तो देखेंगे गाइस कि बॉटनिकल नेम इसका जो होता है साइसर एरेटिनम. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पल्स क्रॉप. मतलब पल्स बहुत सारी पल्स है. जैसे अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी होना चाहिए कि लेग्यूम्स और पल्स में क्या डिफरेंस है. तो स्टूडेंट ये देखें कि लेग्यूम्स एक थोड़ा सा लार्ज ग्रुप है. कहने का मतलब अगर पूरे साउथ एशिया में 11 लेग्यूम्स को
लोग पल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेग्यूम एक लार्ज ग्रुप होता है, उसमें से कुछ पल्स दैट्स यूज या कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स एज ए फूड, मतलब फूड का मतलब पल्स, जैसे दालों की फॉर्म में यूज करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्स। तो लेग्यूम्स का एक स्पेशल ग्रुप पल्स कहलाता है, दैट्स कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग एज ए फूडिंग फॉर्म। ओके, अब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, चना, गुजराती में चनिया, संस्कृत में चना का, बंगाली में ध्यान रखना है हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो छोला बोलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद का भी थोड़ा ध्यान रखें, सिम्बाइकुल एज ए मेडिसिन। बंगाली में चना जो है मेडिसिन की फॉर्म में यूज होता है, और इंग्लिश में जो इंग्लिश नाम होता है चिकपी। ओके, फैमिली फेवेसी या पैप्लुनेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवेसी है, इसका दूसरा नाम है एंसेंट होता है पैप्लुनेसी, ठीक है। ध्यान रखना है, इसे बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, ठीक है। पैप्लुनेसी बेस्ट आंसर है। जीनस साइसर जो होता है उसमें अबाउट 43 स्पीसीज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि देसी टाइप और काबुली टाइप, तो इसमें दोनों में बहुत सारी डिफरेंस होती है, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और जेनेटिक डिफरेंस भी होता है। तो जो काबुली टाइप का चना होता है उसमें देखिए क्रोमोसोम का नंबर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देसी टाइप। 2n = 14 इन देसी टाइप एंड 2 = 16 इन काबुली टाइप। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंस करें कि देसी टाइप में क्या होता है, जो स्मॉल सीड होता है, थोड़ा लेस देन 20 मिलीग्राम पर सीड एंड कैरेक्टराइज बाई डार्क येलो ब्राउन सीड्स विद थिकर हस्क एंड ए रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस होगी। जबकि काबुली टाइप का क्या करेक्टर्स है, काबुली टाइप में होगा कि सीड जो है थोड़े बड़े बड़े होंगे, चना थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और क्रीम कलर, और उसकी जो ऊपर की कवरिंग होगा हस्क वो थोड़ा सा थिन होगा, ठीक है। एक इसका मार्फोलॉजिकल फिगर देख लें आप कि किस तरीके का चने का प्लांट होता है, क्लियर कट डाइकार्ड प्लांट होता है। तो देखें राइजोबियम रूट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइजोबियम इसके साथ क्यों है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो इसके ग्रोइंग जब हम करते हैं तो उसमें राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल में पाया जाने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और इसके साथ इसकी कोटिंग के साथ हम इसे सो करते हैं, मतलब बॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी रूट्स पे जाके अपना घर बना लेता है, मतलब अपना नोडुल्स बना लेता है, उनके अंदर ये बैक्टीरिया रखता है, और ये नाइट्रोजन जो 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इसे एब्जॉर्ब करता है एंड गोज टू दी प्लांट्स, ठीक है। प्लांट इस बल्दे में इस बैक्टीरिया को क्या देता है, बना बनाया फूड मटेरियल देता है और रहने के लिए जगह, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बायोसिस एसोसिएशन या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ओके गाइस, चलिए उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि थोड़ा रीजन के बारे में कि देसी टाइप कहाँ ग्रो करा जाता है। इंडिया जिस तरीके की कंट्री है तो यहाँ पे कैसे सेमी ट्रॉपिक से, तो इंडिया में कौन सा चना ग्रो करा जाएगा, देसी टाइप। और काबुली टाइप का जो होता है वो टेम्परेट, जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे ग्रो करा जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें कि वेरियस कल्टीवर्स डिफर इन फ्लावर एंड सीड कलर। बहुत सारे वेरियस कल्टीवर्स, मतलब देसी के भी कल्टीवर्स होते हैं और काबुली के भी होते हैं, उनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं किस बात पे, फ्लावर के बिहाफ पे और सीड कलर, साइज, ग्रोथ, ड्यूरेशन, ठीक है, ईल्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस के बिहाफ पे। कहने का मतलब यहाँ पे है कि देसी और काबुली आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इनके अंदर भी इनके कुछ वैरायटी जो होती है कि देसी की वैरायटी, जैसे एक H1 वैरायटी होती है देसी की, एक होती है KWR, एक होती है GNG 469। तो ये वैरायटी आपस में डिफर होती हैं देसी के अंदर और काबुली के अंदर, और काबुली और देसी आपस में डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें हमने डिवाइड किया कि डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, थोड़ा डिफरेंट है लिखा है, आर कन्फ्यूज नाउ, मैग्नोलियोफाइटा जस्ट इक्विवेलेंट टू दी एंजियोस्पर्मी। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा जो डाइकाटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है, डाइकाटिलिडन्स, और सब क्लास रोसिडी। इसे ये न्यू है आपके लिए, थोड़ा इसे देखने मैंने एक लाइन में डिफाइन भी किया है कि ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड सिरप्स, ठीक है। रोसिडी ग्रुप में कौन आते हैं, ट्रीज भी आते हैं, सिरप्स भी आते हैं, कुछ हर्ब भी आती हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, पॉलीपेटलस फ्लावर, क्योंकि जो पेटल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। पॉली से फ्री का रेफरेंस आता है और गैमो से फ्यूज का रेफरेंस आता है, ध्यान रखना है आपको, पॉलीपेटलस फ्लावर। अच्छा, ऑर्डर कौन सा है, फेबल्स। इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडेड इन रोसिड ग्रुप, ठीक है, ऑफ द यू डाइकॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू डाइकॉट। डाइकॉट तो सबको पता है कि हम भाई चिकपी पड़ा, चिकपी डाइकॉट। यू डाइकॉट का मतलब होता है कि वो डाइकॉट प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ इज ए यूनिक करेक्टर्स, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में होता है, तो उन्हीं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट को हम क्या बोलते हैं, यू डाइकॉट। अब डाइकॉट के वो प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है उन्हें हम यू डाइकॉट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है अपोजिट टू मोस्ट मोनोकाटिलिडन्स, क्योंकि मोस्ट मोनोकाटिलिडन्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और कुछ मोनोकाट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे ड्रेसिना एंड यूका। अभी हम नेक्स्ट फैमिली पढ़ाएंगे आपको
लिलेसी, उसमें जो प्लांट आएंगे ड्रेसिना युका, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोनोकार्टिलेडन्स होने के बावजूद। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ एक ऐसा करेक्टर है जो डाइकाट प्लांट में पाया जाता है और मोनोकाट प्लांट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आगे की बात करें तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट हैव ए सोज सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका मतलब मोस्ट करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, तो मोस्ट जो करते हैं उन्हीं को हम डाइकाट बोलते हैं, यू डाइकाट बोला जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डाइकाट प्लांट विच सोज सेकेंडरी ग्रोथ आर नोन एज यू डाइकाट प्लांट। ओके, चलें, फैमिली पेप्लोनेसी, फेवेसी एंड लेग्यूमिनेसी, ये तीनों बातें ठीक तब हैं जब ऑप्शन में ये तीनों दी जाती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका फेवेसी होगा। अगर सपोज कर लें फेवेसी ना दी हो तो आंसर पेप्लोनेसी होगा, पेप्लोनेसी भी नहीं दी जाए तो आंसर कौन सा होगा, लेग्यूमिनेसी होगा। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि लेग्यूमिनेसी भी दिया हुआ है, फेवेसी भी दिया हुआ है और पेप्लोनेसी भी दिया हुआ है तो आंसर होगा फेवेसी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, जीनस साइसर। ठीक है, चलिए इसके बाद ओरिजिन और क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ें, इसमें एक एक चीज़ बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि बहुत डिस्कशन का पॉइंट है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे एंशिएंट इसके जो साइन मिले ओरिजिन के वो एनाटोलिया मिले। एनाटोलिया इज ए प्लेस इन दी टर्की। ठीक है, और टर्की आपको पता है कुछ पार्ट टर्की का, कुछ नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द 95% पार्ट टर्की का एशिया में आता है और 5% पार्ट यूरोप में आता है। तो सबसे पहले जो इसके एविडेंस मिले हैं कि चिकपी ओरिजिन के एनाटोलिया में मिले हैं कि एनाटोलिया में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका डोमेस्टिकेशन है, इसका एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ था, एनाटोलिया, दैट लोकेटेड इन दी टर्की। ओके, चलिए तो इसे पूरा स्टडी करें नोट्स को एक एक करके। कोई बात कन्फ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया है आपको, देखिए इसे। ठीक है, ये देसी टाइप का चना है, बहुत स्मॉल साइज़ का। ठीक है, और जब हम यहाँ रोस्टेड करके खाते हैं जो दुकानों पर नॉर्मली मोहल्ले की दुकानों में बिकते हैं, ये रोस्टेड होते हैं इस तरीके के भुने हुए। ठीक है, अब यहाँ फिर से एक बार डिफरेंस कर रहा है कि देसी टाइप मोस्ट वाइडली इन दी ईस्टर्न मेडिटेरियन टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप समझते होंगे, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो रीजन होता है सेंट्रल एशिया कहलाता है। ठीक है, काबुली टाइप कहाँ ग्रो करा जाता है, इंडिया भाई अफगानिस्तान, मतलब इंडिया में कहाँ से आया था ये, अफगानिस्तान। कैपिटल अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, काबुली चना। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है कि इंडिया में इसकी ओरिजिन काबुल की साइड से हुई है एंट्री, तो इसे हम काबुली चना बोलते हैं। ठीक है, आज की बात करें तो देसी चना एशिया में कहाँ पे ग्रो करा जाता है, देखिए इंडिया में बता रहा है, पाकिस्तान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड काबुली कहाँ पे ग्रो हो जाता है, टर्की, ईरान, इथोपिया, मैक्सिको, सीरिया, स्पेन, कनाडा, यूएसए, अल्जीरिया, सूडान, तंजानिया एंड ट्यूनीशिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, मलावी एंड पुर्तगाल। इंडिया और इंडियन के बीच में बात है कि हम इनसाइड द इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली कौन सा चना ग्रो करा जाता है, वो करा जाता है देसी टाइप। ठीक है, और इंडिया में स्टेट के लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है टोटल प्रोडक्शन में, तो वो है मध्य प्रदेश का 40%। उसके बाद आता है एकदम यूपी का नंबर, वहाँ परसेंट में बहुत मेजर डिफरेंस है, देखिए कहाँ 40% और कहाँ ओनली 16%। फिर इसी तरीके से दूसरे स्टेट राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, बराबर 11% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, काबुली चना देखिए आप, काबुली का फिगर भी मैंने दिखाया आपको, थोड़ा सा लार्ज साइज़ का होता है। देखिए जब हम छोले वगैरह बनाते हैं घरों में तो काबुली टाइप का होता है। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस विद द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एक कैसा प्लांट है, छोटा सा प्लांट होता है, 30 सेंटीमीटर ऊपर होता है, 30 सेंटीमीटर नीचे होता है। मतलब रूट्स का एरिया अगर हम देखें तो 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ये अबव दी ग्राउंड। ठीक है, तो हर्ब क्रॉप है, हर्ब से एनुअल हर्ब, एनुअल हर्ब का मतलब कि एक साल में ये अपना फ्लावरिंग टू सीड फॉर्मेशन पूरा कर लेता है, मतलब पूरे 12 मंथ के अंदर इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इसमें लीफ का जो पैटर्न होता है वो इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। देखिए आप, मतलब ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, लीफ कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। देखिए एक इस तरीके का इसका प्रोसीड होता है, एक ब्रांच ये और उसमें फिर उसके अंदर से ब्रांचिंग, फिर उसके इस तरीके से। अगर एक सिंगल लीफ का डायग्राम देखें तो ये देखिए आप, यूनिपिलेटली अपोजिट लगी होती हैं दूसरे की, और कॉम्प्लेक्सेशन बहुत होता है। ये देखें आप, इसे देखें इस फिगर को, इससे क्लियर होगा आपका। जो अभी ऊपर फिगर दिखाया था आपको उसमें इसी तरीके की लीफ आपको दिख रही थी, इसमें आपको ये वाली कंडीशन देखें, यूनिपिलेटली कंपाउंड। ओके, मच ब्रांच, मतलब आप ध्यान रखें। स्टेम किसी क्वालिटी क्या होती है, इस पर एक कवरिंग होती है जो में ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स क्या करते हैं, वो ऑक्सैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, रोएदार होता है इसका सीड्स। लीफ के बारे में खुद ही मैंने अपनी थीसिस का डायग्राम लगाया है, देखिए आप लोग इसे। मेरा पीएचडी का जो वर्क है वो इसी पे था, तो इस क्राफ्ट के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखिए बहुत सारी वैराइटीज़ की लीफ है, मगर सब एक सी लग रही है आपको, अपोजिट एक इधर एक साइड में, देखिए एक दूसरे के, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस लीफ के साइज़
में डिफरेंसेस हमने आपको बताया कि लीफ की जो वैराइटीज होती हैं, एक ही स्पीसीज़ की वैरायटी में लीफ की बेसिस पे डिफरेंसेस होती है, कहीं पर लीफ बड़ी होती है, कहीं पर छोटी होती है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना मच और क्लियर डिफरेंसेशन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्लावर कैसे होते हैं, सोलेटरी होते हैं, मतलब सिंगल, एक टॉप पे एक फ्लावर, इस तरीके वाली कंडीशन होती है। और एक इन्फ्लोरेसेंस में कभी कभी एक ब्रांच पे 2 फ्लावर भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कैलिक्स का नंबर आपका ये 5 से 7 होता है। और कोरोला वाइट पिंक पर्पलस कलर के होते हैं। कोरोलो का ये कलर जो होता है अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट के काम आता है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो मैंने कई सारे क्वेश्चंस बनाए हैं इसके ऊपर, सीडो फ्लावरिंग। सीडो फ्लावरिंग, जैसे नाम क्लियर हो रहा है, सीडो, सीडो का मतलब होता है झूठा, फ्लावरिंग का मतलब झूठे फ्लावर आना। फ्लावर क्या होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं। इसका मतलब ये जो आर्गन्स, ये जो फ्लावर डेवलप होते हैं जिन्हें सीडो फ्लावर कहते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दी रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये कैसे हैं, झूठे फ्लावर्स होते हैं, किसी चीज़ को झूठा करने के लिए, किसी कंडीशन को पास आउट करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अटैक करने वाला हूँ फ्लावर के टाइम, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बचना तो आप झूठे फ्लावर लगा लेंगे और वो कंडीशन पास आउट हो जाएगी और वो फ्लावर वहीं पे अबॉर्ट होकर गिर जाएंगे, ठीक है। मगर उस कंडीशन के पास होने के बाद दूसरे फ्लावर निकलते हैं और देन वो फ्लावर जो होते हैं फाइनली कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में जाके। तो इस तरीके से सीडो फ्लावरिंग इज ए स्ट्रेटजी, इट इज ए प्लानिंग टू बूस्ट अप द प्रोडक्टिविटी ऑफ द चिकपी, ओके। तो इसमें लिखा है दे आर ग्रेटर इन शॉर्टर पीरियड्स एंड कूल टेम्परेट वेयर मॉइस्चर इज एम्पल। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती तब। फ्लावर्स आर आल्सो अबाउट आफ्टर द ओपनिंग, स्पेशली इफ नाइट इज कोल्ड। जब रात बहुत ठंडी हो जाती है तो फ्लावर कैसे हो जाते हैं, अबाउट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए चिकपी में क्या होती है, सीडो फ्लावरिंग होती है। अदरवाइज इसकी जो रोड प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इनमें, ठीक है, और मोनोसेक्सुअल होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पोर्ट्स कैसे होते हैं, जिस शेप से कंपेयर करा गया, कैसे शेप होते हैं, रम्बॉइडल एंड एलिप्सॉइडल। एलिप्सॉइड आप देखेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एलिप्टिकल जो आइटम का बनाते हैं उसी के साइज़ का, मतलब सॉरी शेप का होता है स्ट्रक्चर इनका। अभी नीचे आपको दिखाएंगे इसमें, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपका दिखा है ये एलिप्सॉइडल शेप बता रहे हैं इसकी, ये वाला। और एक पोर्ट में एक सीट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सीट भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 2 सीट दिख रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जर्मिनेशन कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्रिप्टोकोटाइलर जर्मिनेशन होता है, जो कि एक हाइपोकोटाइल का टाइप है। तो हम दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं कि चिकपी में जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोकोटाइल टाइप का होता है, बट इट इज़ नोन एज क्रिप्टोकोटाइलर। इसमें क्या होता है, जैसे हाइपोकोटाइल डेफिनेशन होती है वैसे इसकी डेफिनेशन है कि कॉटिलिडन जो होते हैं सॉइल के अंदर ही रहते हैं जब जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना क्रिप्टो का मतलब भी सीडो की तरह झूठ से होता है, करप्ट होता नहीं, तो इन द सीड देखें पूरा कि क्या होता है, एंड सीड जर्मिनेट व्हेन कॉटिलिडन्स आर अंडरग्राउंड। जब कॉटिलिडन अंडरग्राउंड होते हैं तभी सीड जर्मिनेट हो जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन की डेफिनेशन भी ये कहती है कि जब इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द जर्मिनेशन ऑफ ए प्लांट टेक्स प्लेस बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड का मतलब होता है सॉइल के अंदर होता है। हेयर हाइपोकोटाइल्स जो होते हैं वो इलांगेट तो होते हैं, ठीक है, सॉरी नॉट इलांगेट, अबव द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं। और कॉटिलिडन्स पे करते क्या है, वो अंदर इनसाइड द सीड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आप देखें दोनों तरीके के डायग्राम। तो ये इपीजियल जर्मिनेशन में देखिए क्या होता है, ये कोटाइल्स है, ये ऊपर आ गया जर्मिनेशन में, ये देखिए सॉइल के ऊपर आ गया। जबकि हाइपोकोटाइल में देखेंगे इनसाइड है सॉइल की लेयर ये है, और ये इसके अंदर भी रहा, अभी भी अंदर है। इसमें पहले सीड डाला सॉइल के अंदर, जर्मिनेशन हुआ, ये पेलुम्यूल्स बाहर आ गया, रेडिकल्स नीचे आ गया, ठीक है। पूरा प्लांट की लीफ में फॉर्मेशन हो गया। फिर भी ये कॉटिलिडन्स आपको कहाँ दिख रहा है, सॉइल के नीचे वाले पोर्शन में दिख रहा है, बिलो ग्राउंड। तो इट इज ए हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन। नाउ कल्टीवेशन के लिए क्या बात करते हैं, तो ये रबी सीजन की क्रॉप है, मतलब ये विंटर के आने पे होती है। विंटर मतलब अक्टूबर आता है तब ये ग्रो करी जाती है इंडिया में। और कौन सा सबसे मोस्ट पीरियड है, 4th वीक ऑफ अक्टूबर का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है इसे ग्रोन करने का इंडिया में, ठीक है, या बॉय करने का, सॉरी। आप इसमें बता रहे हैं कि कैसी मतलब एरिया चाहिए, लो टू मॉडरेट रेनफॉल, ज़्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम चलेगी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसे, ठीक है। और एक्सेसिव रेन सून आफ्टर द सोइंग एट फ्लावरिंग टाइम, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना जा रहा हूँ कि चिकपी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करा जाता है, मतलब बहुत बड़े लैंड, मतलब हज़ारों लाखों की हेक्टेयर में ग्रो करा जाता है, बट प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा कम, इतनी कम है कि छोटी सी कंट्री है म्यांमार हमारे जस्ट अपोजिट,
उससे हम चिकपी इंपोर्ट करते हैं अपने लोगों के लिए। मतलब इतना बड़े एरिया पे ग्रो करने के बाद भी हम अपनी इंडियन पॉपुलेशन के लिए चिकपी का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे फार्मर्स का एक ऐसा इंटेंशन इस क्रॉप के लिए कि ये क्रॉप जो होता है बिल्कुल किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है। नो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, नो इरीगेशन रिक्वायरमेंट, नो मतलब स्पेशल एक्स्ट्रा केयर, कोई फील्ड का इरीगेशन नहीं करते, फील्ड में कोई एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं बिफोर कल्टीवेशन, ठीक है, एकदम मार्जिनल टाइप का हम क्रॉप समझते हैं, इसलिए हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं है इसकी, ठीक है, बट हम बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करते हैं इसे। ओके, देखिए लिखा है इसमें, मैंने आपको नोटिस कराया सब कुछ, मेरे नोट्स को आप अच्छे से पढ़ें कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर द बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग इन सेमी एरिड नॉर्थन प्लेन्स, जबकि 1st 4th नाइट ऑफ अक्टूबर फॉर द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के लिए 4th, ठीक है, और 4th अक्टूबर 4th भी बेस्ट टाइम क्या है, सेमी एरिड एंड नॉर्थन प्लेन्स। ओके, उसके बाद ये कभी कभी दूसरे क्रॉप के साथ ग्रोन भी किया जा सकता है, जैसे कि मिक्स विद द व्हीट, बार्ले एंड लिंसीड एंड सैफ्लॉवर, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ लैंड जैसे वीट के लिए करा जाता है उसी तरीके से उसे करा जाता है, ठीक है। अच्छा, चिक भी प्रोपेगेटेड बाई सीड के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं, मतलब सीड डालते हैं डायरेक्ट हम सॉइल में, तो उससे सीड का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि हम इसकी अलग से नर्सरी लगाते हैं, ठीक है। एक अच्छी क्रॉप है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि राइजोबियम के साथ इसका क्या संबंध है। तो ये संबंध ऐसा है, देखिए आप लोग, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप का मीनिंग होता है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। प्लांट इसे बल्दे में इसके क्या देता है, मतलब इन टर्न इसे रहने के लिए जगह देता है, फूड मटेरियल देता है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ एसोसिएशन, सिम्बायोसिस एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, सॉइल में पाया जाने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन। राइजोबियम स्पीसीज फॉर्म ए इंडोसिम्बायोटिक, इंडोसिम्बायोटिक बिकॉज क्योंकि ये प्लांट की रूट के अंदर रहता है, सो इट इज इंडोसिम्बायोटिक, ठीक है। बाहर रहता है तो एक्सो कहते हैं, ठीक है। किसके साथ, रूट्स ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम की रूट के साथ रहता है। चिकपी के अलावा दूसरे लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी ये एसोसिएशन बनाता है, नॉट पार्टिकुलरली ट्रू फॉर द चिकपी। ओके, कोई भी लेग्यूम क्रॉप हो उसके साथ ये एसोसिएशन बना के रहता है। और क्या करता है, अच्छा इसके बाद देखें इसके बारे में, सप्लाई के बारे में देखिए, इसकी कौन से फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है इसे। तो P2O5 बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जिसका कितना इस्तेमाल करना है, 25 to 45 किलोग्राम P2O5। डिपेंडिंग करता है ये किस बात पे कि आपकी सॉइल जो आपका फील्ड है उसमें सॉइल का परसेंटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो यूजुअल अमाउंट है वो 25 से लेकर 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक हो सकता है। नाइट्रोजन का कितना होगा, केवल ओनली 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि इरिगेशन कब करेंगे, 45 डेज आफ्टर सोइंग के बाद पहला पानी इसमें लगना चाहिए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, अच्छा क्रॉप मैच्योरिटी कब होती है, कितने दिन का टाइम लेती है, जैसे दूसरी क्रॉप का टाइम होता है ऐसे इसका भी टाइम होता है। चिकपी मैच्योर इन 150 डेज या मोर, 150 डेज आप समझ सकते हैं, 30 दिन का, एक मंथ के अकॉर्डिंग कितने दिन हो गए, 5 महीने की क्रॉप हो गई। और कुछ जगह ऐसी जैसे उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, पंजाब वगैरह सेंट्रल इंडिया में आता है तो उसमें 120 दिन में ही इसकी क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा आगे देखें कि जो इसका जब ये क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग टाइम होती है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे थ्रेसिंग करते हैं इसकी, बाई मैनुअली भी कर सकते हैं, बाई मशीनरी के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मटेरियल इसके ऊपर का प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं, उसे क्या टर्मिनोलॉजी दी जाती है, चाफ। चाफ का मतलब होता है जैसे भूसा, स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, उसी के हिसाब से चाफ, इसका ऊपर की जो हस्क होता है उसे बोलते हैं चाफ। क्या होता है, ड्राई स्केली प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। लेग्यूम और ग्रेन के केस में हम क्या बोलते हैं, चाफ। कब बनती निकलती है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय ब्रोइंग। ब्रोइंग भी एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है। ब्रोइंग का मतलब होता है किसी उसे डंडे से मतलब दबाना, किसी लकड़ी के जो बाउल्स होता है उससे से मार के सीड को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे ब्रोइंग बोलते हैं। देखिए एक एग्रीकल्चर मेथड डेवलप्ड बाय एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट कल्चर हमारे इंडिया में बहुत पहले से था, ये ऐसा नहीं कि आज के टाइम में एक नया इन्वेंशन हुआ बाई साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, ऐसा नहीं है। एंशिएंट कल्चर इंडिया में बहुत पहले से था, किस तरीके से उन्हें अलग करना है सीड, तो उसे ब्रोइंग बोला गया है। आप इसे देखें, हमारे इंडियन एंशिएंट पहले टाइम से बहुत डेवलप थे, ठीक है, इससे ये क्लियर होता है। इट कैन आल्सो यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम दी ग्रेन। एक दो बातें, एक तो सीड को अलग करने में काम होता है इसका, और दूसरा कि अगर कोई बीमारी का कीड़ा लग जाता है, उसका फंगल या अनदर बैक्टीरिया वायरस, तो उसे भी हम इस मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद इकोनॉमिक यूजेज में आए तो इकोनॉमिक यूजेज एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम बात कर चुके हैं उस पर कि भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। देखिए
पहला तो ये रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जब नाइट्रोजन खुद फिक्स करेगा, जो इसमें लेग्यूमिनस बैक्टीरिया रह रहा है, राइजोबियम सॉरी, तो वो खुद नाइट्रोजन को लाएगा एटमॉस्फेयर, जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्री की प्रेजेंट है उसे लेके आएगा, तो हमारी बाहर से जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से पहला इसका आंसर ये हुआ कि रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर कॉस्ट एज फार्मर डू नॉट नीड टू सप्लाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, अब सॉइल में नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फर्दर एक दोबारा उसे ज़िंदगी मिल जाएगी, रीरिविनेशन ऑफ द सॉइल एज क्रॉप फिक्स नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। थर्ड पॉइंट है कि वाटर की नेट कोई खास डिमांड नहीं है, ठीक है, तो जो वाटर लेवल हमारा कहते हैं नीचे चला गया उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, नो एक्सटेंसिव वाटर रिक्वायरमेंट। उसके बाद कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्लांट जो होता है एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा लेता है, टेकअप करता है, इससे क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसे भी कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस तरीके से ये दूसरी एक गैसेस है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजनस ऑक्साइड, उसका लेवल भी ये एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है और सॉइल में नाइट्रोजन की फॉर्म में से फिक्स कर देता है, इस तरीके से क्या करता है, इंपॉर्टेंट पल्स है, तो इट यूज इन वेरियस वे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटिक पेशेंट, बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कोई डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, पहले उन्होंने बताया कि सल्फर होता है, सल्फर मतलब सल्फर इसमें पाए जाने वाले दोनों जो अमाइनो एसिड हैं मेथायोनिन और सिस्टीन के अंदर होता है, इसलिए ये देखो ये लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें मिथायोनिन और सिस्टीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जो 20 में से 2 अमाइनो एसिड हैं सल्फर कंटेनिंग, दोनों के दोनों ये चिकपी में प्रेजेंट होते हैं। सो चिकपी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डायबिटिक पेशेंट। अच्छा, इसकी इंपोर्ट्स मतलब जो मैच्योर इंपोर्ट्स होती है ना, उन्हें हम सब्जी की फार्म में यूज़ भी करा जाता है इंडिया नेपाल में, ठीक है, सलाद की फार्म में भी यूज़ करा जाता है, और बहुत सारी डिशेज वेजिटेबल पाल्स, रोस्टेड, बॉइल्ड एंड स्नैक्ड फूड की फार्म में यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड डिस्क्रिप्शन आई थिंक। आज हम परसेंटेज की बात करें, 61% कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरे कंपेयर में इसके सीड में 2 से 3% मोर प्रोटीन होता है देन सीरियल, मतलब धान और गेहूँ जो होते हैं उनके कंपेयर में चने में 2 से 3% ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीनियस क्रॉप है। और जैसे क्वासर कोर वगैरह जो बीमारियां होती हैं मेल न्यूट्रिशन की, उसमें अगर दिया जाए तो ये बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा लिपिड का कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, फैट का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसकी जो फैट होती है वो नुकसान वाली नहीं होती है, अब ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो ADL LDL होती हैं, लो कोलेस्ट्रॉल वाली फैट होती है इसकी। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी होती हैं, देखिए विटामिन A, C, D, K एंड बीटा कैरोटीन एंड अदर हेल्थ बेनिफिशियल फाइटोकेमिकल्स सच एज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कैरोटीनॉइड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो एंटी एजिंग एलिमेंट होते हैं, हमारी एज को, जो कम होती है एज को, जैसे हम कम ज़्यादा एज के हैं तो कम एज के लगेंगे, ठीक है, हमारी एज को रिड्यूस ना करके बल्कि एज को, जो फैक्टर है एज फैक्टर कम दिखता है हमारी बॉडी पे, उन्हें बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का एक एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड भी है जो कि चिकपी में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आज की बहुत ही मॉडर्न डे सोसाइटी डिजीज़ हैं, देखिए कार्डियोवैस्कुलर कैंसर, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रामिया एंड फ्लोरेस, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, डायरिया, अल्सर एंड इन्फ्लामेशन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। ओके, थैंक यू।